नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। पॉलिटी की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस क्रांति बैच के अंदर मैं स्वागत करता हूं। ये होगा आज का हमारा लेक्चर नंबर 29। और पिछले अगर लास्ट के आपने दो लेक्चर्स देखे हों, लेक्चर 27 और लेक्चर 28, तो बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बखूबी हमने चीज़ों को कवर किया था। बिकॉज ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, जिसे हिंदी में हम साधारण विधेयक या धन विधेयक के नाम से जानते हैं, इनके बारे में पढ़ती तो पूरी दुनिया है, लेकिन किसी भी ऑर्डिनरी बिल को, किसी भी साधारण विधेयक को हम किन 5 स्टेजेस से पास करवाते हैं, ये बहुत कम ही लोग ध्यान से पढ़ते हैं। और हमने बहुत बखूबी तरीके से काफ़ी डिटेल में जाके इन चीज़ों को देखा था और समझा था। और पिछले लेक्चर नंबर 28 में मैंने आप लोगों से कह दिया था कि मैं आपको ऑर्डिनरी और मनी बिल जो है उसी में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज से वित्तीय विधेयक की शुरुआत होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज से हम लोग वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को समझ लेना है फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। पिछले लेक्चर में, एक मिनट रुकिएगा, पिछले लेक्चर में दोस्तों जब हम लोगों ने वित्तीय विधेयक पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जब वित्तीय विधेयक की हमने परिभाषा पढ़ी थी, तो इसमें हम लोगों ने क्या जाना था? इसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जो कुछ भी चीजें मनी बिल में शामिल नहीं होती हैं, मतलब पैसे से संबंधित जो भी चीजें मनी बिल में शामिल नहीं होती हैं, वो सब किस में शामिल होती है? फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक, है ना। तो हमने यहां पर क्या लिखा? पैसे से रिलेटेड, पैसे से संबंधित, पैसे से संबंधित जो भी मामले, पैसे से संबंधित जो भी मामले, ठीक है, पैसे से संबंधित जो भी मामले मनी बिल में शामिल नहीं होते हैं, पैसे से संबंधित जो भी मामले मनी बिल में शामिल नहीं होते हैं, पैसे से संबंधित जो भी मामले मनी बिल में शामिल नहीं होते हैं, मतलब पैसे से संबंधित जो भी मामले धन विधेयक के अंदर कवर नहीं होते हैं, उन सभी को वित्तीय विधेयक अर्थात फाइनेंशियल बिल में शामिल किया जाता है। उन सभी को वित्तीय विधेयक अर्थात फाइनेंशियल बिल में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्या ये दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? इस तरीके से आप लोगों ने पता है क्या सीखा कि जितने भी मनी बिल हैं, भैया पैसे से संबंधित जितनी भी बातें मनी बिल के अंदर अर्थात धन विधेयक के अंदर लिखी होती हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल बिल का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल हैं, सारे धन विधेयक वित्तीय विधेयक हैं, परंतु हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता, यानी कि हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल बिल के अंदर जो बातें हम करते हैं वो बातें मनी बिल में मौजूद नहीं होती हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल के अंदर अक्सर वो बातें होती हैं जो मनी बिल में कवर नहीं हो पाती हैं, परंतु जितनी भी बातें मनी बिल में लिखी जाती हैं वो सब बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल बिल के दायरे में ही आती है। तो इससे पता आपने क्या सीखा कि जो फाइनेंशियल बिल होता है ना, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये फाइनेंशियल बिल जो है ये एक लार्ज कॉन्सेप्ट है, ये एक लार्ज कॉन्सेप्ट है। मनी बिल इसका ही एक हिस्सा है, मनी बिल इसका ही एक हिस्सा है। धन विधेयक इसका ही, धन विधेयक इसका ही एक हिस्सा है, धन विधेयक इसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मनी बिल हैं
वो सब क्या होंगे, फाइनेंशियल बिल होंगे ही होंगे। लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल जरूरी नहीं कि मनी बिल ही हो, क्योंकि फाइनेंशियल बिल का दायरा मनी बिल से भी ज्यादा है। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल बिल को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल बिल की एक कैटेगरी क्या होती है, मनी बिल, जो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि फाइनेंशियल बिल का एक हिस्सा क्या होता है, मनी बिल। और मनी बिल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मनी बिल को हम हिंदी में कहते हैं धन विधेयक। क्या कहते हैं, धन विधेयक। ठीक है, जब मैं आपको मनी बिल पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपसे इसका आर्टिकल जो है बिल्कुल जोर से रट के घोल के पीने के लिए कहा था कि मनी बिल का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 110। वापस बोलें, आर्टिकल 110। एक बार फिर से, आर्टिकल 110, 110। तो ये तो केवल एक ही हिस्सा है फाइनेंशियल बिल का। इसके अलावा जो दो हिस्से होते हैं उनको हम कहते हैं वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी, और हिंदी में कहते हैं वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी। वापस बोलिए, वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी और वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी। फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 1 कौन से आर्टिकल में कवर होता है, याद करें फटाक से, आर्टिकल 117 1। और फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117 3। वापस रिपीट करें, फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117 1, फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117 3। ठीक है, और मनी बिल 110, वित्तीय विधेयक 1 117 1, वित्तीय विधेयक 2 117 3। ठीक है, 1171 1173, और ये तो 110 हमने याद कर ही लिया है। अब दोस्तों हम लोग डिटेल में समझते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है, अब इसमें क्या चीजें याद करने वाली हैं, क्या चीजें छोड़ने वाली हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखना फाइनेंशियल बिल नंबर 1 क्या कहता है। फाइनेंशियल बिल 1 वित्तीय विधेयक 1 ये क्या कहता है, देखिए, कंटेन सम प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110। तो भैया देखो, कुछ प्रावधान तो आर्टिकल 110 यानी कि मनी बिल वाले भी होते हैं इसके अंदर, कुछ बातें तो वो वाली भी होती हैं जो मनी बिल के अंदर होती हैं, कुछ बातें तो, एक मिनट रुकिएगा, कुछ बातें तो वो वाली भी होती हैं जो मनी बिल के अंदर होती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा मैटर भी होता है। तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि ये जो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 1 है ना, कौन सा आर्टिकल 117 1, तो इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, तो इसके अंदर एक तो आपका मनी बिल वाला माल कवर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है कि मनी बिल के कुछ प्रावधान, है ना, मनी बिल जो कि कौन से आर्टिकल में कवर होता है, 110। तो मनी बिल के कुछ प्रावधान, मनी बिल के कुछ प्रावधान, एक तो ये आएंगे इसमें। ठीक है, और मनी बिल के कुछ प्रावधान के साथ साथ अदर एक्स्ट्रा प्रोविजन, कुछ अन्य प्रावधान भी आते हैं। अदर एक्स्ट्रा प्रोविजन यानी कि कुछ अन्य प्रावधान भी आते हैं दोस्तों, इतना आप सभी को क्लियर हुआ, कुछ अन्य प्रावधान भी उसमें आते हैं। अब ये अन्य प्रावधान क्या हो सकते हैं, पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मनी बिल होता है धन विधेयक, उसको आप सिर्फ और सिर्फ कहां पेश कर सकते हो, लोकसभा। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ कहां पेश कर सकते हो, लोकसभा। राज्यसभा का कोई भी रोल मनी बिल में नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक बात और हमने जानी थी कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर कौन दस्तखत करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। एक तीसरी चीज और सीखी थी कि मनी बिल को लोकसभा में पेश करने से पहले हमें किससे पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, हमको किससे जो है सलाह लेनी पड़ती है, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है दो चीजें तो सेम टू सेम है मनी बिल वाली, कि जो है फाइनेंशियल बिल 1 वित्तीय विधेयक 1 ये सिर्फ कहां पेश हो सकता है, लोकसभा। और दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल बिल 1 को अगर आप पेश करना चाहते हो लोकसभा में, तो उसके लिए भी आपको राष्ट्रपति से पहले से ही क्या लेनी पड़ेगी, सलाह। तो ये दोनों पॉइंट फाइनेंशियल बिल नंबर 1 के मनी बिल से भी मैच होते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो चीजें बताओ जो मनी बिल में नहीं होती, अब वो चीजें बताओ जो मनी बिल में नहीं होती, जो मनी बिल में नहीं होती बट
बट वित्तीय विधेयक 1 मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फाइनेंशियल बिल 1 में होती हैं। तो आपने पहले वो बातें देखी जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल नंबर 1 दोनों में सेम होती हैं। जैसे कि सेम वाला पॉइंट क्या था कि जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में, तो फाइनेंशियल बिल नंबर 1 भी केवल लोकसभा में। मनी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से पहले से ही सलाह लेनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल बिल जो 1 है उसको भी पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो मनी बिल में तो नहीं मौजूद है लेकिन फाइनेंशियल बिल नंबर 1 में मौजूद है। जैसे कि आप याद करो, मनी बिल के अंदर राज्यसभा कोई भी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकती थी, किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन जो वित्तीय विधेयक 1 होता है, फाइनेंशियल बिल 1, वहां पर राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। राज्यसभा के अंदर फाइनेंशियल बिल 1 पेश जरूर नहीं होगा, बट राज्यसभा फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर चाहे तो संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अगर विवाद हो गया, अगर डिस्प्यूट हो गया, तो मनी बिल के केस में, धन विधेयक के केस में संयुक्त बैठक पॉसिबल नहीं थी, जॉइंट सिटिंग वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जबकि जो ऑर्डिनरी बिल था, साधारण विधेयक, वहां पर अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी तरीके का गतिरोध यानी कि डेडलॉक हो जाता है, कोई मामला हां और ना के बीच फंस जाता है, तो ऑर्डिनरी बिल अर्थात साधारण विधेयक के केस में हम संयुक्त बैठक करवा लेते थे, जॉइंट सिटिंग वाज पॉसिबल। बट इन केस ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग संभव नहीं थी। लेकिन फाइनेंशियल बिल नंबर 1 वाली जो कैटेगरी है वहां पर जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मामला फंस जाए तो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद करो, प्रेसिडेंट या तो मनी बिल को अपना अप्रूवल दे देता था, या प्रेसिडेंट मनी बिल को अपनी अप्रूवल नहीं देता था, मना कर देता था। लेकिन याद करिए कि जो मनी बिल होता है, प्रेसिडेंट उसको लौटा नहीं सकता था। क्यों नहीं लौटा सकता था प्रेसिडेंट उसको? वो प्रेसिडेंट इसको इसीलिए नहीं लौटा सकता था क्योंकि वो प्रेसिडेंट से सलाह लेके ही लोकसभा में पेश किया जाता है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट कैटेगरी वाला भी प्रेसिडेंट से सलाह लेके ही पेश किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन वो बदलाव थे जो सिर्फ किस में मौजूद होते हैं? जो सिर्फ किस में मौजूद होते हैं? फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 1। परंतु ये तीनों चीजें धन विधेयक के अंदर मौजूद नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया कि फाइनेंशियल बिल 1 वित्तीय विधेयक श्रेणी नंबर 1, क्या इसमें राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकती है, और आप रट के चले गए कि ये तो मनी बिल जैसा ही होता है कुछ ना कुछ, तो आपने कहा कि नहीं नहीं, राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं होता, राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन वहीं पर आप गलत हो गए। मनी बिल में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन वित्तीय विधेयक श्रेणी नंबर 1 फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 1 में राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकती है। सिमिलर पॉइंट क्या है कि ना तो मनी बिल राज्यसभा में पेश किया जा सकता और ना ही फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 1 भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये दो पॉइंट सेम वाले हैं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल नंबर 1, और ये 3 पॉइंट दोनों के बीच में डिफरेंस है जो केवल वित्तीय विधेयक नंबर 1 में मौजूद है परंतु धन विधेयक में मौजूद नहीं है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल बिल 2 क्या होता है, ठीक है। वित्तीय विधेयक कैटेगरी नंबर 2 क्या होता है, अब हम इसको जरा समझ लेते हैं। ये क्या चीज होती है, देखिए आइए। ऐसा कोई भी प्रावधान जिसमें मैं खर्चे के लिए पैसा निकालता हूं, कहां से? भारत की संचित निधि से। इसको हटा देते हैं, भारत की संचित निधि। और भारत की संचित निधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मुझे जब भी कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से खर्चे के लिए पैसे निकालना है, जब भी मुझे भारत की संचित निधि से
पैसा निकालना है खर्चे के लिए, तो फिर वो मनी बिल की कैटेगरी में तो नहीं आ सकता, आर्टिकल 110 की कैटेगरी में तो नहीं आ सकता। वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वित्तीय विधेयक नंबर 2, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 2 में आएगा। और इसका अनुच्छेद क्या था? आर्टिकल 117(3). और फर्स्ट वाली कैटेगरी का क्या था? आर्टिकल 117 कैटेगरी नंबर 1। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 2 में कौन सी चीजें आती हैं? तो उसमें वो प्रावधान आते हैं, वो प्रोविजंस आते हैं जिनके तहत मैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर के लिए पैसा निकालता हूं, भारत की संचित निधि से मैं व्यय यानी कि खर्च के लिए पैसा निकालता हूं। तो वो मामले कहां आते हैं? फाइनेंशियल बिल नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब फाइनेंशियल बिल नंबर 2 जो है उसको कई मायनों में किसकी तरह माना जाता है? उसको कई मायनों में ऑर्डिनरी बिल की तरह माना जाता है। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी। इसे कई मायने में साधारण विधेयक की तरह माना जाता है। इसे कई मायने में साधारण विधेयक, इसे कई मायने में साधारण विधेयक की तरह, इसे कई मायने में साधारण विधेयक की तरह माना जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब वो कई मायने क्या हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल को चाहे आप लोकसभा में पेश कर दो, चाहे आप राज्यसभा में पेश कर दो, कहीं भी पेश कर सकते हो साधारण विधेयक को। तो उसके बाद साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने के लिए आपको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, आपको राष्ट्रपति का पहले से रेकमेंडेशन भी नहीं चाहिए। यह भी सिमिलर पॉइंट है। उसके बाद आपके लिए क्या कहा गया है कि कंसीडरेशन स्टेज, क्या कहा गया? कंसीडरेशन स्टेज। कंसीडरेशन स्टेज मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन स्टेज मतलब दोस्तों, जब हम किसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हमने उसको पास करवा दिया है। कंसीडरेशन स्टेज मतलब पास नहीं करवाया, कंसीडरेशन स्टेज का मतलब होता है जब विचार मंथन, हमने 5 स्टेज पढ़ी थी ना, मैं आपको दिखा देता हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है, पीछे भी पलटा जा सकता है। कंसीडरेशन स्टेज में मतलब क्या होता है कि हम पूरी चर्चाएं शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखो, हमने कौन सा स्टेज नंबर 2 देखा था? द्वितीय पठन। और स्टेज नंबर 2 के भीतर भी कितनी कैटेगरी थी? 3 कैटेगरी थी। अब उन 3 कैटेगरी में से जो कंसीडरेशन स्टेज होता है, विचार विमर्श होता है, यानी कि उस बिल के अंदर जो एक एक लाइन लिखी है उस पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है, और हर एक लाइन पर वोटिंग की जाती है कि उसे अपनाना है या नहीं अपनाना। साथ ही जो सदन के सदस्य होते हैं, जो हाउस के मेंबर्स होते हैं, वो इस स्टेज में चाहें तो उस विधेयक के अंदर वो संशोधन भी कर सकते हैं। तो हम इसी कंसीडरेशन स्टेज की बात कर रहे थे, इसी विचार चरण की हम नीचे अभी बात कर रहे थे कि जो विचार चरण होता है, कहां गया? 1 मिनट, कि जो दोस्तों विचार चरण रहता है ना, हाँ ये रहा, रिक्वायर्ड एट कंसीडरेशन स्टेज, यानी कि जो विचार चरण रहता है उसके दौरान, विचार चरण के दौरान, यानी कि कंसीडरेशन स्टेज, वापस से मैं लिख देता हूं, कंसीडरेशन स्टेज क्या है? ये विचार चरण है, जहां पर विचार विमर्श शुरू होता है ना, विचार चरण, जहां सदन के सभी सदस्य, जहां सदन के सभी सदस्य विचार करते हैं और चाहें तो विधेयक में संशोधन भी कर सकते हैं, और चाहें तो विधेयक में क्या कर सकते हैं? संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये वो कंसीडरेशन स्टेज है दोस्तों। ठीक है, याद आया?
तो ये स्टेज ऑर्डिनरी बिल में भी होती है और ये स्टेज कहां होती है, ये स्टेज आपकी फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 2 में भी होती है। ठीक है, और फिर क्या देखें, जो साधारण विधेयक होता है ऑर्डिनरी बिल, उसमें राज्यसभा चाहे तो बदलाव कर सकती है और राज्यसभा चाहे तो पूरे बिल को ही नामंजूर कर सकती है। यही सेम पॉइंट दोस्तों किस में लागू हो जाता है, वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी के अंदर। यहां पर भी राज्यसभा चेंजेस कर सकती है या राज्यसभा चाहे तो इस पूरे बिल को ही क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। उसके बाद जब भी गतिरोध होता है लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी फैसले पर हां और ना के बीच गाड़ी फंस जाती है, तो यहां पर जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक कराने का प्रावधान भी है। और ये पॉइंट तो दोस्तों मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो संयुक्त बैठक करवाने का प्रावधान है ना, जो संयुक्त बैठक करवाने का प्रावधान है वो कहां कहां कौन कौन से बिल में लागू हो रहा है। एक बार अगर मैं रिवाइज करवाना चाहूं तो साधारण विधेयक में लागू हो रहा है, साधारण विधेयक में लागू हो रहा है। उसके बाद और कहां लागू हो रहा है, मनी बिल में लागू हो रहा है। मनी बिल में संयुक्त बैठक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। उसके बाद वित्तीय विधेयक नंबर 1 में संयुक्त बैठक हो सकती है क्या, हो सकती है। वित्तीय विधेयक नंबर 2 में क्या संयुक्त बैठक हो सकती है, हो सकती है। तो संयुक्त बैठक से ही प्रश्न आ गया प्रीलिम्स में, तो वहां से भी प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो वो अपनी मंजूरी दे दे, या अपनी मंजूरी ना दे, या फिर जो बिल है उसको क्या कर दे, पुनः विचार के लिए, रिकंसीडरेशन के लिए लोकसभा या राज्यसभा के पास वापस भी भेज सकता है। तो ये जो 3 पावर होती है ना प्रेसिडेंट की, ये 3 पावर जो है प्रेसिडेंट की, ये ऑर्डिनरी बिल में भी मौजूद है, तीनों की तीनों। मनी बिल के अंदर केवल 2 मौजूद हैं, क्योंकि मनी बिल में रिटर्न नहीं कर सकते। और फाइनेंशियल बिल नंबर 1 के अंदर तीनों के तीनों मौजूद हैं, और फाइनेंशियल बिल नंबर 2 के अंदर भी तीनों की तीनों मौजूद हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। चलिए, अब फाइनली दोस्तों हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में क्या लिखा हुआ है, साधारण विधेयक वर्सेस धन विधेयक, ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल। अरे यार, इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, अपने वैसे ही पढ़ने में आ रहा है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, सबसे पहले तो ऑर्डिनरी बिल को याद करो, जो साधारण विधेयक होता है ना, उसका नाम ही साधारण है। उसे कौन कौन पेश कर सकता है, मिनिस्टर एंड नॉन मिनिस्टर, मंत्री भी और गैर मंत्री भी। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, अच्छा, कोई भी बिल ऑर्डिनरी बिल है या नहीं, कोई भी विधेयक साधारण विधेयक है या नहीं, इसके लिए हमें किसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी बिल मनी बिल अर्थात धन विधेयक है या नहीं, इसके लिए मुझे लोकसभा के स्पीकर के हस्ताक्षर, उसके सिग्नेचर लेने जरूरी होते हैं। उसके बाद जो ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक, उसे मैं लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी पेश कर सकता हूं, परंतु मनी बिल को मैं केवल और केवल लोकसभा में ही पेश कर सकता हूं। ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनरी बिल में, साधारण विधेयक में, या तो अमेंडमेंट अर्थात संशोधन कर सकते हैं, या फिर वो ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा वाले कंप्लीटली खारिज भी कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल के अंदर क्या होता है, मनी बिल में ना तो राज्यसभा कोई चेंज कर सकती, ना तो कोई संशोधन कर सकती, ना ही कोई अमेंडमेंट कर सकती, और ना ही वो उस मनी बिल को खारिज कर सकती। इतना आप सभी को क्लियर हुआ। प्रेसिडेंट के नजरिए से देख लूं तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल के साथ अपनी तीनों शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वो साधारण विधेयक को हां, ना और लौटाना तीनों कर सकते हैं, परंतु धन विधेयक मनी बिल के संदर्भ में या तो प्रेसिडेंट हां करेंगे या ना करेंगे, लौटा नहीं सकते। एक और डिफरेंस सुन लो, ऑर्डिनरी बिल को पेश करने के लिए चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। नो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, बट इन केस ऑफ मनी बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, यानी कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो आप खुद से ही दोस्तों सारे पॉइंट बना लोगे, 6-7 पॉइंट तो लपेट के। बिल्कुल, मैंने यहां पर कितने दिए हैं, मैंने भी आपको 7, 8, 9 के आसपास दे दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने आप ना भी याद करो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात समझो, अब यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। यहां पर आपको कॉमन सेंस का उपयोग करना है।
जैसे कि मैं ये वाला जो कॉलम चल रहा है दोस्तों, ये कॉलम चल रहा है आपका मनी बिल। ये खास पॉइंट है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इंटर रिलेटेड है, क्योंकि मैं आपको विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा चुका हूं, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। मुझे एक बात बताओ कि जो मनी बिल है उसे कौन पेश कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री। मनी बिल को सिर्फ कौन पेश कर सकता है? सिर्फ मंत्री, ठीक है। और मंत्री कहां का होता है? मंत्री होता है रूलिंग पार्टी का। मंत्री किसका होता है? सत्ताधारी दल का। मंत्री किसका होता है? सत्ताधारी दल का, रूलिंग पार्टी का। और सबसे ज्यादा सदस्य लोकसभा के अंदर किसके बैठे हुए हैं? सबसे ज्यादा सदस्य लोकसभा में रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ताधारी दल के ही बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं आप बात को मेरी? सबसे ज्यादा सदस्य किसके बैठे हुए हैं लोकसभा में? रूलिंग पार्टी के, तभी तो उनकी सरकार बनी है। तो भैया जो ये मंत्री है वो रूलिंग पार्टी का है, रूलिंग पार्टी के सबसे ज्यादा बहुमत में सदस्य भी हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम मनी बिल को पास नहीं करवा पाए तो इसका अर्थ क्या है कि अब तुम्हारा बहुमत लोकसभा में से क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। यू हैव लॉस्ट योर मेजॉरिटी। वाई? सरकार तुम्हारी थी, मंत्री तुम्हारा था, लोकसभा में आधे से ज्यादा मेंबर भी तुम्हारे थे, तो फिर तुम लोकसभा में आधे से ज्यादा लोगों के वोट क्यों नहीं दिलवा पाए उस मनी बिल को? क्यों नहीं पास करवा पाए तुम मनी बिल? तो अगर आप मनी बिल पास नहीं करवा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। अब सत्ताधारी दल का बहुमत खो चुका है और अब सरकार की हार मानी जाती है और सरकार को विघटित किया जाता है। इट विल डिसॉल्व द गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन दोस्तों जो ऑर्डिनरी बिल होता है, वो ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है? देखिए ऑर्डिनरी बिल में आप देखें दोनों में क्या लिखा है? एक मिनट बस मैं चेक कर लूं, ठीक है ना? सही लिखा है। देखो ऑर्डिनरी बिल में क्या है? ऑर्डिनरी बिल में तो कोई भी पेश कर सकता है, वहां पर तो केवल मंत्री पेश कर रहा है, लेकिन यहां पर दो लोग पेश कर सकते हैं, या तो मंत्री या फिर नॉन मिनिस्टर यानी कि गैर मंत्री, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर ऑर्डिनरी बिल मंत्री ने पेश किया है तो मंत्री किसका? पार्टी का। लोकसभा में आधे से ज्यादा मेंबर किसके? उसी पार्टी के। लेकिन फिर भी तुम बिल पास नहीं करवा पाए तो मतलब तुम्हारी सरकार का बहुमत खो चुका है, यानी कि यहां पर भी सरकार का पतन हो जाएगा, सरकार की डिफीट हो जाएगी अगर वो ऑर्डिनरी बिल पास नहीं करवा पाते। कौन सा वाला? जिसे मंत्री ने पेश किया था। लेकिन जिस बिल को गैर मंत्री यानी कि नॉन मिनिस्टर ने पेश किया था, और नॉन मिनिस्टर अक्सर ऑपोजिशन पार्टी का होता है, तो अगर वो बिल पास नहीं हो पाया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? ऑपोजिशन पार्टी के तो ज्यादातर मेंबर थे भी नहीं ना, अगर होते तो उनकी सरकार नहीं बन जाती। तो उनके पास तो वैसे भी बहुमत नहीं था, ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में, तभी तो उनका बिल नहीं बन पाया। तो उस परिस्थिति में फिर अपनी जो चल रही सरकार है उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। जो चल रही सरकार है उस पर नुकसान कब होगा? मंत्री बिल पेश कर रहा है, तुम्हारी ही पार्टी का मंत्री है, तुम्हारे ही आधे से ज्यादा मेंबर बैठे हुए हैं, लेकिन तुम फिर भी बिल पास नहीं करवा पाए, तो उस केस में द गवर्नमेंट विल डिसॉल्व, सरकार का विघटन हो जाएगा। और फिर राष्ट्रपति दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से पूछेंगे कि अगर तुम सरकार बना सकते हो, बहुमत साबित कर सकते हो, तो तुम बना लो। अगर बनाना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव अपने पक्ष में साबित करके बताओ, और अगर नहीं कर पाओगे तो अब मैं लोकसभा को ही खत्म कर रहा हूं, अब फ्रेश चुनाव होंगे। ना जाने कितनी बार मैंने ये पूरी स्टेटमेंट आपके लिए रिपीट करी है, इसीलिए बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न था, ठीक है। तो गैर मंत्री अपना बिल पास नहीं करवा पाया, कोई टेंशन नहीं है, सरकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मंत्री, रूलिंग पार्टी का मंत्री अगर फेल हो गया अपना बिल पास करवाने में, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, तो इसका मतलब है सरकार हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, सरकार का बहुमत क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त बैठक दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि संयुक्त बैठक क्या होती है। संयुक्त बैठक मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में हां और ना का फैसला
फंस जाता है। इस फैसले को सुलटाने के लिए जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, कौन, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुला दी, अब उस जॉइंट सिटिंग की प्रेसिडेंसी, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं। जॉइंट सिटिंग की प्रेसिडेंसी इज डन बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग बुलाई कब कब जाती है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पीछे पढ़ाया, ऑर्डिनरी बिल के केस में, साधारण विधेयक के संदर्भ में। मनी बिल, धन विधेयक के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाते। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में बुलाते हैं, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में बुलाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग वाला सेक्शन है। अब ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक बहुत तगड़ा यहां से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 6 महीने वाला, 6 महीने वाला, ठीक है, 6 महीने वाला। अब ये 6 महीने वाला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। कैसे समझना है इसको, देखिए, लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया, लोकसभा ने क्या कर दिया, विधेयक को पारित कर दिया। अब लोकसभा ने बिल पास कर दिया है तो बिल किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा या तो उस बिल को मना कर देती, अगर पावर है तो, मनी बिल के केस में तो राज्यसभा के पास मना करने की पावर ही नहीं है, बट ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल नंबर 1, फाइनेंशियल बिल नंबर 2, यहां पर तो पावर है ना राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा या तो हां कर दे या तो ना कर दे। लेकिन राज्यसभा ने क्या किया, लेकिन राज्यसभा ने क्या किया, राज्यसभा ने यह किया, राज्यसभा ने ना तो हां किया, ना तो हां किया, ना ही नो कहा। देखो, अगर ये नो कह देते और इन्होंने क्या, अभी लोकसभा ने बिल पास कर दिया है तो मतलब इन्होंने क्या कहा होगा, यस, इन्होंने यस कहा, इन्होंने नो कहा, जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी, मामला फंस चुका है, ठीक है। तो एक तो जॉइंट सिटिंग का मामला ये हो गया, ठीक है। या फिर राज्यसभा ने क्या किया, या फिर राज्यसभा ने 6 महीने से ज्यादा बिल को अपने पास रोक कर रखा, या फिर राज्यसभा ने 6 महीने से ज्यादा बिल को अपने पास रोक कर रखा, अपने पास क्या करके रखा, रोक कर रखा। तो भैया आप ना कर देते तो भी ज्वाइंट सिटिंग थी, क्योंकि लोकसभा ने हां कर दिया था, लेकिन आपने ना भी नहीं किया, आपने क्या कहा, हम अपने पास रख रहे हैं, बाद में बताएंगे। और वो बाद में बताते बताते के चक्कर में 6 महीने से ऊपर टाइम चला गया, तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि भाई तुम जब 6 महीने में भी हां नहीं बोल पाए तो उसका मतलब है तुमने ना कहा है और इन्होंने कहा है हां, तो इनकी हां तुम्हारी ना, मामला फंस जाएगा। क्लियर हुई बात, पक्की चीज। अच्छा, अब सुन लो, अब सुन लो, लोकसभा ने मान के चलिए यस नहीं बोला होता, लोकसभा ने नो बोला होता। अगर लोकसभा नो कह रही है और राज्यसभा यस कह रही है तो संयुक्त बैठक होती, क्योंकि इन्होंने कहा ना और इन्होंने कहा हां, तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। लेकिन अगर इन्होंने कहा ना और राज्यसभा ने भी कह दिया क्या, ना, तो जब दोनों की ही ना है तो बिल कैंसिल हो जाएगा, कोई ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही नहीं चाहते बिल बने। या फिर राज्यसभा ने 6 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं किया, तो जब आप 6 महीने तक अपने पास बिल को रोक के रखते हो, कोई रिप्लाई नहीं करते, तो उसका मतलब क्या होता है, ना। तो भैया तुम्हारी भी ना, तुम्हारी भी ना, तो यानी कि ज्वाइंट सिटिंग करवाने की जरूरत है ही नहीं। तो एक तरफ हां और एक तरफ ना होगी तभी ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है। और अगर 6 महीने से ज्यादा दिनों तक बिल रोक के रखा है तो उसको बाय डिफॉल्ट नो यानी कि ना, नहीं ही माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब हमने ये समझ लिया 6 महीने है ना, अगर 6 महीने के भीतर लौटाया नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानेंगे, ना ही मानेंगे, ठीक है ना। कहां कहां ज्वाइंट सिटिंग यूज होती है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, अगर संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा के स्पीकर उपस्थित नहीं हैं तो उनकी जगह कौन कहानी संभालेंगे, डिप्टी स्पीकर कहानी संभालेंगे, ठीक है। और अगर डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं है
तो फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा संभालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर लोकसभा के स्पीकर मौजूद नहीं है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं है तो राज्यसभा के चेयरमैन मत बोल देना, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। लोकसभा का स्पीकर नहीं तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, और फ्लो में हम गलती कर देते हैं कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं तो राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं तो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन। गलत है, राज्यसभा का चेयरमैन शामिल करना ही नहीं है, सीधे क्या बोलना है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, या फिर अगर लोकसभा का स्पीकर भी नहीं, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी नहीं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी नहीं, तो फिर उस समय जो मौजूद सदस्य होंगे, उस समय ज्वाइंट सिटिंग के अंदर जो सदस्य मौजूद होंगे उसी में से ही किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता के लिए, उस ज्वाइंट सिटिंग की प्रेसिडेंसी के लिए। एक बार रिपीट करें, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा के स्पीकर। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, अगर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो उस ज्वाइंट सिटिंग में बैठे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को हम उठाकर क्या बना देंगे, उस ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष बना देंगे। ठीक है, मैंने क्लियरली आपसे कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन को शामिल किया ही नहीं जा सकता, राज्यसभा के चेयरमैन से अध्यक्षता करवाई ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, बताइए, राज्यसभा का चेयरमैन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति होने के नाते ना तो वो लोकसभा का मेंबर है और ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, क्योंकि हमारे यहां जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है, जो भी उपराष्ट्रपति बनता है, वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो तुम तुम उपराष्ट्रपति हो और उसकी वजह से तुम राज्यसभा के चेयरमैन बने हो, लेकिन तुम राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य नहीं हो। तो जो व्यक्ति ना तो राज्यसभा का सदस्य है, जो व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है, हम ऐसे व्यक्ति को ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता, ज्वाइंट सिटिंग की प्रेसिडेंसी करने नहीं देते। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब फिर बात सुनिए कि ज्वाइंट सिटिंग में कोरम का मतलब क्या होता है, किसी भी सदन की बैठक को शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, अंग्रेजी में बोल देता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, और वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, जैसे कि अगर लोकसभा में मान के चलूं 545 मेंबर, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता उस दिन कितने आए कितने नहीं आए, मुझे इसका 1/10 करना है। कितना करना है? 1/10। क्या आंसर आएगा? 54.5। इसको तो पॉइंट में मानेंगे नहीं, 55 मानेंगे। तो यानी कि मुझे कितने सदस्य चाहिए कोरम पूरा करने के लिए? 1/10, यानी कि 55 मेंबर। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग को शुरू करने के लिए हमें लोकसभा प्लस राज्य, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में दोनों आएंगे, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा जो भी टोटल आएगा उसका 1/10, इतने लोग चाहिए हमको क्या करने के लिए, ज्वाइंट सिटिंग को शुरू करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी बिल पास कैसे होता है ज्वाइंट सिटिंग में? कोई भी बिल पास कैसे होता है? अरे पास का मतलब क्या है, जिसका मतलब आधे से ज्यादा मेंबर जो कहेंगे वही होगा। अगर ज्वाइंट सिटिंग के अंदर आधे से ज्यादा मेंबर कह रहे हैं नहीं हम नहीं चाहते बिल पास हो, तो बिल पास नहीं होगा। अगर ज्वाइंट सिटिंग में आधे से ज्यादा मेंबर ये कह रहे हैं कि जी हां हम चाहते हैं, तो बिल पास हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में बिल्कुल गणित के हिसाब से कि ज्वाइंट सिटिंग जब बैठती है तो उसमें बाय डिफॉल्ट लोकसभा के मेंबर की संख्या ज्यादा होती है, राज्यसभा के मेंबर की संख्या कम होती है। तो इसीलिए जो पूरा फैसला है वो लोकसभा के पक्ष में ही झुक जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ज्वाइंट सिटिंग हो गई, संयुक्त बैठक हो गई, तो वही होगा जो लोकसभा के मेंबर ने पहले चाहा था, क्योंकि उन्हीं की संख्या ज्यादा होती है, तो मेजॉरिटी बड़ी सरलता से उन्हीं के पक्ष में झुक जाती है। ठीक है, अच्छा, क्या हम संयुक्त बैठक में संशोधन कर सकते हैं? ठीक है, अब समझिए, क्या हम संयुक्त बैठक के दौरान संशोधन कर सकते हैं? ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है बिल पास करें या ना करें। अमेंडमेंट करना, संशोधन करना ज्वाइंट सिटिंग का उद्देश्य नहीं होता। पहली चीज आपको रजिस्टर में लिख लेनी है अपने क्रांति बैच वाले।
लेकिन दो टाइप के संशोधन हम कर सकते हैं। केवल दो प्रकार के संशोधन ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। कब? जॉइंट सिटिंग के दौरान, संयुक्त बैठक के दौरान। ठीक है, अब वो कौन से हैं आइए देखिए। क्या आप ये चाहोगे कि भैया संयुक्त बैठक भी बुला ली, जॉइंट सिटिंग भी? क्या आप ये चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो कि आपने जॉइंट सिटिंग भी बुला ली, लेकिन फिर भी फैसला नहीं हो पा रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना कि भैया पहले भी फैसला नहीं हो पा रहा था, जॉइंट सिटिंग बुला ली तब भी फैसला नहीं हो पा रहा, तो भैया फैसला होगा कैसे? तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप जॉइंट सिटिंग के दौरान वो अमेंडमेंट कर सकते हो, ऐसे संशोधन कर सकते हो जिनकी वजह से फैसला बार बार अटक रहा है। ऐसी चीजों को बिल से उठा के बाहर कर दो, क्योंकि जो चीज ऐसी लिखी है, अगर कोई इतनी विवादित चीज बिल में लिखी है जो बिल को ना तो हां की तरफ जाने दे रही ना की तरफ जाने दे रही, तो उस चीज को ही उठा के बाहर कर दो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? दोनों सदनों के बीच, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो चीज असहमति का कारण बन रही है, जिसकी वजह से बार बार कोई हां और ना का फैसला ही नहीं कर पा रहा है, ऐसी चीज को बिल में से हटा दो। एक तरीके का अमेंडमेंट तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, जॉइंट सिटिंग के दौरान। या फिर आप बिल में से उन बातों को हटा सकते हो जिनकी वजह से बार बार ज्यादा समय खर्च हो रहा है, डिले हो रहा है बिल को पास करने में। तो बिल में से आप क्या क्या हटा सकते हो जॉइंट सिटिंग के दौरान? वो प्रोविजंस, वो प्रावधान जिनकी वजह से प्रोसेस में विलंब आ रहा है, डिले हो रहा है, या फिर ऐसे प्रावधान जिनकी वजह से ना और हां का फैसला बार बार फंस रहा है, तो ऐसे प्रावधानों को आप हटा सकते हो। यू कैन रिमूव सच प्रोविजंस एंड दीज आर द ओनली टू अमेंडमेंट्स विच यू कैन डू ड्यूरिंग जॉइंट सिटिंग। यही वो दो प्रकार के संशोधन है जिन्हें आप संयुक्त बैठक के दौरान अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या जॉइंट सिटिंग पहले कभी हुई है देश में? जी हां हुई है। कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। कितनी बार हुई है? मात्र 3 बार। पहले कब हुई? दहेज निषेध विधेयक 1960, एक बार यह बिल था। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रटा जा सकता है कि मतलब बीते समय में कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है देश के अंदर? 3 बार। ठीक है ना, एक तो 3 बार याद कर लेना। उसके बाद एक बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977। तो एक बार ईयर याद कर लेते, 1960, 1977 और सन 2002 का कौन सा था? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, आतंकवाद निरोधक विधेयक। तो 1960, 1977, 2002। वापस रिपीट करें, 1960, 1977 एंड 2002। ये 3 वो मामले हैं, ये 3 वो साल हैं जब हमको 3 बार संयुक्त बैठक करनी पड़ी। इसके अलावा हमको संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सारे जितने भी बिल्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसके साथ जो आज का ये टॉपिक है वो क्या हो चुका है दोस्तों? दी एंड हो चुका है। ठीक है, मुझे एक्सप्लेनेशन में कोई परहेज नहीं है, मैं लगातार कह रहा हूं। मुझे इस बात से लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि सर तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, इतना एमपीपीएससी में नहीं आता। ये वही लोग बातें करते हैं जिनका एमपीपीएससी का ना तो प्री निकला होता, ना मेंस का कोई ठिकाना नहीं होता। क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति से भी आप पूछोगे कि भैया पार्लियामेंट चैप्टर से क्या क्या आता है, तो वो कहेगा भैया कुछ भी आ सकता है, ये सब बहुत बेसिक चीजें मानी जाती हैं। फिर तो आप ये चाहते हो कि सारे सिंपल प्रश्न ही आए। अगर सारे सिंपल प्रश्न ही आ रहे होते तो फिर लोग निकाल क्यों नहीं पाते हैं आराम से? तो रियलिटी क्या है? सारे सिंपल प्रश्न नहीं आते, डिटेल में एक ना एक बार तो पढ़ना ही पड़ता है। अब आप कभी भी डिटेल में एक बार नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम? अब मेंस के कोर्स में जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई है तो 60 लेक्चर लिए हैं। हर लेक्चर आराम से 2.5 घंटे का है, आराम से। कुछ लेक्चर 3 घंटे के भी हैं। तो अगर आप 60 × 3 करो, 180, चलो 180 नहीं 150 घंटे मान लो आप, 150 आवर्स की मैंने पॉलिटी पढ़ाई है। लेकिन ऐसा पढ़ाया है कि कतरा कतरा कुछ नहीं छोड़ा। वही सेम अप्रोच यहां भी रख रहा हूं।
बस होता क्या है कि जब व्यक्ति पैसा दे के पढ़ता है तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ के पढ़ता है, उसकी कीमत करता है। और जब व्यक्ति को YouTube पे फ्री में बहुत ज्यादा डिटेल में आप पढ़ा देते हो तो फिर वो आपको जज करने लगता है कि भैया इतनी डिटेल तो चाहिए ही नहीं है। तो आप ऐसे जज ना करिएगा, आप बस इतना मान के चलिएगा, आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए, चाहे प्री हो या मेंस हो, बस नाम के लिए ही प्री का पॉलिटी चल रहा है पूरा का पूरा मेंस का, पूरा कंप्लीट मेंस का पॉलिटी है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए चाहेंगे हम आपसे इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।